जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। ऑन बिहाफ ऑफ गोविला क्लासेस मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए, आज का जो वीडियो है ये पहला वीडियो है और ये इसमें हम पॉलिटी पढ़ने वाले हैं। अब क्वेश्चन है कि पॉलिटी क्या होती है। देखिए, पॉलिटी होती है जिसमें हम जो नियम कानून होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। अब ये नियम कानून क्या होते हैं, इसका क्या दायरा है, क्या जो संसद कानून बनाती है वही एक नियम कानून होते हैं या उसके अलावा भी कुछ नियम कानून हमें दिखते हैं, राइट। तो देखिए, जो नियम कानून होते हैं वो अलग अलग चरणों के होते हैं। जैसे कि एक संवैधानिक होते हैं जिसको सबसे ऊपर रखा जाता है। जो संविधान में दिए गए नियम होते हैं वो एक कहीं ना कहीं एक कानूनी होते हैं, ठीक है, जो राज्य के ऊपर कहीं ना कहीं जिम्मेदारी देते हैं। और कुछ नियम तो ऐसे होते हैं जो राज्य के ऊपर बाध्यता लगाते हैं, राइट, जैसे मौलिक अधिकार। और कुछ कानून ऐसे होते हैं जो संसद बनाती है और जो हमारे पूरे भारत का जो राज्य क्षेत्र है उसमें लागू होते हैं, राइट। उसमें भी अपवाद है, वो हम आगे देखेंगे। और कुछ राज्यों के होते हैं, राज्यों से मेरा तात्पर्य है जैसे राजस्थान, हरियाणा, इस तरह से जो वर्तमान में हमारे 28 राज्य हैं उसके उपलक्ष्य में मैं कह रहा हूँ कि जैसे कि कोई राज्य है, जैसे उदाहरण हरियाणा की जो विधानसभा है वो अगर कोई कानून बनाती है तो वो हरियाणा तक ही सीमित रहेगा, परंतु वो भी एक नियम कानून में आएगा, ठीक है। इसी तरह हमारे कुछ कार्यपालिका होती है। जैसे कि आप लोग जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, कल आप लोग जब चयनित हो जाएंगे तो आपके पास भी एक पावर होगी जिसमें आप ऑर्डर निकाल सकते हैं अपने स्तर पे, और वो ऑर्डर भी कहीं ना कहीं एक तरह के नियम होते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे इस तरह के कुछ नियम होते हैं। नियम से मेरा तात्पर्य है इसके अंदर आपने कानूनों को भी ले लेना है। तो सभी को मैं नियम का रूप दे रहा हूँ, ठीक है। एक बार फिर देखेंगे, सबसे पहले संवैधानिक, फिर संसदीय, फिर जो विधानसभाएं होते हैं, और फिर जो कार्यपालिका जो ऑर्डर द्वारा नियम देते हैं, राइट। तो इसीलिए जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं जो हमारे सिलेबस में होती है उसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट जो किताब है जो अपने स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे, लक्ष्मीकांत को ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसको एक तरह से बाइबल ऑफ द इंडियन पॉलिटी माना जाता है। इसीलिए इसमें यहाँ पर लिखा होता है पॉलिटी, राइट। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, एक सेकेंड, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसमें लिखा है इंडियन पॉलिटी। तो पॉलिटी शब्द का मतलब आप समझ रहे होंगे, यहाँ पर नियम कानून की बात होती है। इसीलिए ये जो लक्ष्मीकांत की जो किताब होती है इसमें आपको संविधान के बारे में काफी डीप आपको समझाया जाता है संविधान के बारे में, राइट। और भी इसमें बातें हैं जो हम बाद में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जब भी हम पॉलिटी पढ़ते हैं उसकी जो शुरुआत करते हैं वो एक ऐतिहासिक पहलू से करते हैं, जैसे कि आप लक्ष्मीकांत में देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऐतिहासिक पहलू उठाएंगे, तो एक बार उसका डिस्कशन कर लेते हैं। तो जो ऐतिहासिक पहलू हम निकालेंगे उसको दो चरणों में विभाजित करेंगे, ठीक है। एक है आपका जिसे हम कहते हैं कंपनी रूल। कंपनी रूल जो कि हम मुख्यतः 1773 से लेके 1853 तक का मानते हैं, ठीक है। फिर हम देखेंगे क्राउन रूल। क्राउन रूल को हम मुख्यतः 1858 से जो हमारी आज़ादी होती है 1947 तब तक हम मानते हैं, ठीक है। अब ये विभाजन इसलिए किया जाता है क्योंकि देखा जाए, अगर हम समझे, काफ़ी यूरोपियन आए थे। जैसे कि हम जानते हैं कि जो वास्को ड गामा है वो केप ऑफ गुड होप का जो रास्ता था जिसका आविष्कार किया गया था पुर्तगालियों द्वारा, तो उसके द्वारा जो भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपियन था वो था वास्को ड गामा। याद रखिएगा, मैंने कहा कि वास्को ड गामा जो था वो केप ऑफ गुड होप, जो अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से से जो समुद्री मार्ग है वहां से होते हुए आया, वो पहला यूरोपियन था। क्योंकि अगर ऐसा बोला जाए कि अगर मैं ये जो मैंने बोला है, अगर मैं केवल ये बोलूं कि पहला यूरोपियन जो भारत आया था वो वास्को ड गामा है, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उससे पहले जो आया है वो मार्को पोलो भारत में आया है, इसके बारे में बताया गया है मार्को पोलो। परंतु वास्को ड गामा के लिए इसलिए बोला जाता है ये पहला है क्योंकि ये केप ऑफ गुड होप का जो रास्ता है वहां से पहला था, राइट। तो हम देखेंगे पुर्तगाली पहले पहुंचे हैं, परंतु हम ब्रिटिशर्स के बारे में, ब्रिटिशर्स से यहाँ तात्पर्य है ब्रिटेन के लोग, उन्हीं के बारे में क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि यही ऐसे थे जिन्होंने कहीं ना कहीं भारत पे शासन किया काफी बड़े स्तर पे। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे जो ब्रिटिशर्स हैं उनके बारे में, राइट। और यहाँ पर हम देखेंगे कि जब ब्रिटिशर्स पहले आए थे वो केवल एक व्यापार के लिए आए थे, एक कंपनी के रूप में आए थे। अब हम ये भी पढ़ेंगे कि वो क्यों आए थे, ऐसा क्या कारण था कि उनको पूर्व की तरफ आना था, यानी कि पूर्व में भारत, चाइना, मलेशिया, ये सब इसकी तरफ इनको आना पड़ा, ऐसा क्या मजबूरी है, ये हम देखेंगे।
फिर हम देखेंगे किस तरह से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने कार्य किया, और कुछ ऐसा होता है बीच में एक आंदोलन होता है जिसे अगर मैं भारतीय होने के नाते बोलूंगा तो मैं बोलूंगा 1857 की क्रांति। ठीक है, मैं क्या बोलूंगा? क्रांति। मैं इसको विद्रोह की संज्ञा नहीं दे सकता, राइट। तो ये होता है 1857 की क्रांति होती है। उसके बाद हमें दिखता है एक अगले वर्ष ही एक अधिनियम पारित कर दिया जाता है जिसे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 कहते हैं, जिसके माध्यम से जो ब्रिटेन में जो सरकार बैठी हुई है वो कहती है कि जो भी शोषण किया गया है वो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किया गया है, हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, और इसका जो उपचार हेतु हम क्या करेंगे कि अब हम कंट्रोल लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम कुछ पढ़ने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पढ़ेंगे, पिट्स इंडिया एक्ट, इस तरह से कुछ एक्ट्स हमें पढ़ने होते हैं क्योंकि इससे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिलते हैं, वो मैं आपको बताता रहूंगा साथ साथ, और हमें समझना है अच्छी तरह। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये ब्रिटिशर्स आए हैं, कुछ अपने हाथ में कुछ ऑर्डर लेके आए हैं, और ये जो यहाँ पर आपको देख रहे हैं कोई सुल्तान है, असल में ये जहांगीर है, जहांगीर के कोर्ट में आते हैं, जहांगीर के दरबार में ये आते हैं। एक जो उनके देश के जो क्राउन है, जो किंग है इनके देश का, उसका जो लिखित जो एक तरह की चिट्ठी आप समझ लीजिए, लिखित लेके आते हैं और कहीं ना कहीं जहांगीर को देते हैं, और जहांगीर से कहते हैं कि हमें आज्ञा दी जाए भारत में व्यापार करने की। और जहांगीर काफ़ी खुश होता है उनसे, क्योंकि जहांगीर का जो जैसे जहांगीर जुड़ा हुआ है किस वंश है? मुगल वंश से जुड़ा हुआ है, और जो मुगल वंश है उसका जो मूल है उसकी एक भाषा है तुर्की भाषा, तो उस तुर्की भाषा में ये बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं जहांगीर काफ़ी प्रसन्न होते हैं और उन्हें आज्ञा दे देते हैं, राइट। देखिए, मैं आपको पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ तो हिस्ट्री में मैं ज़्यादा नहीं जा सकता, क्योंकि मेरा जो मेन मकसद है यहाँ पर पॉलिटी है, राइट। हालांकि कुछ हिस्ट्री के जो कुछ फेसेट हैं, कुछ पहलू हैं, वो हम देखते रहेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 1600 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई जाती है। ठीक है, और उसको एक एकल अधिकार दिया जाता है। एकल अधिकार मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा ब्रिटेन से कोई अन्य कंपनी भारत की तरफ नहीं आएगी। ठीक है, और ये जो चार्टर इनको दिया जा रहा है ये क्वीन एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा दिया जा रहा है, ये बात आपने याद रखनी है। और हम सीधे आ रहे हैं अब जो 1765 का वर्ष है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एक युद्ध हुआ था जिसे हम बक्सर का युद्ध कहते हैं। ठीक है, वो 1764 में हुआ था। अब पॉलिटी के हिसाब से मैं आपसे ये बोलूँगा कि जो 1764 का जो युद्ध हुआ था उसमें ये देखा जाता है जो जीत हुई है वो ब्रिटिशर्स की हुई है, और इसके बाद ये भी हमें मिलता है कि अगले वर्ष यानी कि 1765 में एक जो दीवानी अधिकार होता है बंगाल, बिहार और उड़ीसा का, वो किसे मिल जाता है? वो मिल जाता है ब्रिटिशर्स को। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा मेरी बात, आपने क्या समझना है? दीवानी अधिकार दे दिया गया ब्रिटिशर्स को, इससे क्या तात्पर्य है? ब्रिटिशर्स ने छीना नहीं है, उनको एक समझौते के तहत ये अधिकार दे दिया गया। अब समझौता से यहाँ तात्पर्य है कि उसमें सब कुछ लिखित हुआ है, यानी कि इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि ऑफिशियली, औपचारिक रूप से जो दीवानी अधिकार है वो ब्रिटिशर्स को दे दिया गया है। किस कौन कौन से क्षेत्र का? बंगाल, बिहार और उड़ीसा का। ठीक है, यही परिभाषित करता है कॉलोनी को। जैसे बहुत से जो एस्पिरेंट होते हैं वो ये तो जानते हैं कि भारत जो था वो ब्रिटेन की कॉलोनी था, परंतु ये कॉलोनी क्या होता है ये नहीं समझ पाते। कॉलोनी मतलब होता है जब कोई देश दूसरे देश पे कब्जा करता है कानूनी रूप से, लिखित रूप से, उसी को हम कॉलोनी कहते हैं। जो कमजोर देश है वो कॉलोनी बन जाता है मजबूत देश का, और जो कमजोर देश है वो हस्ताक्षर करता है, खुद अधिकार देता है। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो दीवानी अधिकार है वो किसे मिल गया है? ब्रिटिशर्स को। दीवानी अधिकार मतलब जैसे जो हमारे अपराध होते हैं उसको दो श्रेणी में बांटा गया है, एक होता है दीवानी, एक होता है फौजदारी। दीवानी से मेरा तात्पर्य है सिविल, और फौजदारी से मेरा तात्पर्य है क्रिमिनल। तो जो सिविल मैटर हैं जैसे टैक्स चोरी, इस तरह से, तो ये सिविल मैटर दे दिए गए हैं ब्रिटिशर्स को, राइट। यानी कि अब इनके पास इतनी शक्ति है, ये राजस्व भी इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि दीवानी के अंतर्गत राजस्व आता है। अब इनके पास इतनी शक्ति है कि ये कानून लगा सकते हैं टैक्स के लिए, यानी कि राजस्व के लिए, यानी कि कर के लिए, और उसके द्वारा ये अपना राजस्व बढ़ा सकते हैं, राइट। तो ये बात आपने याद रखनी है। 1765 में इनको दीवानी अधिकार मिला है बंगाल, बिहार और उड़ीसा का, और यहाँ से हम कह सकते हैं कहीं से कहीं कॉलोनी शुरू हो गई है, जिसकी शुरुआत होती है बंगाल से, बंगाल, बिहार और उड़ीसा से। अब जैसे कि मैंने बताया था हम इसको दो चरणों में पढ़ेंगे, एक कंपनी रूल और एक क्राउन रूल। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे।
तो आइए शुरू करते हैं। जो हम पढ़ते हैं सबसे पहले वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से पढ़ते हैं। प्रश्न है कि यहीं से क्यों पढ़ते हैं। देखिए ऐसा हुआ था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, आपने देखा ही है, 1765 से उनको दीवानी अधिकार मिल गया है और ये देखा गया है कि लगभग 4-5 सालों में उन्होंने क्या किया है कि काफ़ी शोषण किया है, काफ़ी करप्शन किया है, भ्रष्टाचार किया है। अब होता क्या है कि जब भी किसी देश में या किसी कंपनी में करप्शन किया जाता है तो वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो काफ़ी अमीर होते हैं, परंतु कंपनी या राज्य वो गरीब हो जाता है, क्योंकि वह व्यक्ति जो एक एम्प्लॉय है वो क्या करता है, सारा पैसा अपनी जेब में डालता है, कंपनी या देश के खाते में नहीं डालता है। ठीक है, उसी को हम कहते हैं करप्शन। तो काफ़ी करप्शन किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि जितने भी ऑफिसर्स हैं जब ये यूरोप वापस जा रहे हैं तो काफ़ी अमीर हैं, परंतु अंत में क्या दिखता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको काफ़ी लॉस में दिखाया जाता है, काफ़ी घाटे में दिखाया जाता है। और इसलिए ब्रिटिश सरकार से ये आग्रह किया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कि हमें कुछ ऋण दिया जाए, यानी कि लोन दिया जाए। ठीक है, तो जब लोन देने की बारी आती है, जब ब्रिटिश सरकार को, जो कि लंदन में बैठी है, उसे जब पता चलता है कि ऐसी ऐसी स्थिति है, तो वो कुछ अधिनियम पारित करती है जिससे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो भ्रष्टाचार कर रही है, उसको काबू में रखा जाए। राइट, तो यहीं से शुरुआत होती है, इसीलिए इसका नाम है रेगुलेटिंग। ठीक है, रेगुलेटिंग को आपने हिंदी में भी रेगुलेटिंग लिखना है, क्योंकि ये जो एक्ट है ये ब्रिटिशर्स द्वारा पारित किया गया था और ब्रिटिशर्स हिंदी नहीं जानते थे। ठीक है, तो रेगुलेटिंग का मतलब होता है कि किसी चीज को रेगुलेट करना। जैसे आपका गैस में स्विच होता है ना, जिसको आप, जो आंच होती है उसको कम ज्यादा कर सकते हैं, उस तरह से। तो इसमें आप देखते हैं किस तरह से काबू किया गया है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार है, उसको हम देखेंगे। सबसे पहले इसमें क्या हुआ कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको एक उपाधि दी गई, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की। जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको अब क्या बना दिया गया है, गवर्नर जनरल, एक जनरल शब्द जोड़ दिया गया है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और जो पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनता है भारत का, वो बनता है वॉरेन हेस्टिंग। ये बात आपने याद रखनी है, कौन बनता है, वॉरेन हेस्टिंग। और साथ ही वॉरेन हेस्टिंग को एक कार्यपालिका परिषद दी जाती है जिसमें 4 सदस्य होते हैं। अब प्रश्न है ऐसा क्यों किया जा रहा है। ठीक है, यहां पर आप स्लाइड देखिए। इस स्लाइड से आपको एक बात समझ में आएगी कि जब भी हम ऑफिस की बात करते हैं, जहां पर हम ऑर्डर की बात करते हैं, तो ऑर्डर का फ्लो तभी होता है जब वहां पर एक हायरार्की होती है। ठीक है, शासन प्रशासन बिना एक हायरार्की के, हायरार्की मतलब एक सीरीज होना, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। जैसे कि हमें देखता है, अगर मैं पुलिस प्रशासन को लूँ तो अगर मैं शुरू करूँ कांस्टेबल से, उसके ऊपर हेड कांस्टेबल होता है, फिर एएसआई होता है, फिर एसआई होता है, फिर एसओ होता है, फिर डिप्टी एसपी होता है, फिर एसपी होता है, फिर एसएसपी होता है, इस तरह से। राइट, तो ये हायरार्की होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि फ्लो ऑफ द ऑर्डर। तो क्या था, उस समय भारत में 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, एक बंगाल थी, एक मद्रास थी और एक बॉम्बे थी। अब वो आपस में अपने अपने लेवल के कानून बनाते थे, क्योंकि तीनों के पास शक्तियां, कानूनी शक्तियां एक सी थी। ठीक है, इस वजह से क्या होता था, कभी कभी ये देखा जा रहा था, जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि कभी कभी दिख रहा है कि अपने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए या अपना अपना राजस्व बढ़ाने के लिए ये गवर्नर आपस में ही लड़ जाते थे। ठीक है, और जो आपस में लड़ना वो ठीक नहीं होता है, वो आपको कमजोर करता है। जो गलती भारतीय करते थे वो गलती ये लोग नहीं चाहते थे करे। ठीक है, कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। तो इसीलिए ये क्या करते हैं कि बंगाल वाला जो गवर्नर है उसकी शक्ति को अगर तुलना की जाए मद्रास के गवर्नर और बॉम्बे के गवर्नर से बढ़ा देते हैं और उसको एक, उसके पद में जनरल लगा देते हैं, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, और जो बॉम्बे का होगा उसे हम केवल कहेंगे गवर्नर ऑफ बॉम्बे, और जो मद्रास का होगा उसे हम केवल कहेंगे गवर्नर ऑफ मद्रास। अपितु अब हम उसको क्या बोलेंगे, बंगाल वाले को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे। और यहाँ पर ये जो परिषद जोड़ने का मकसद ये था कि यहाँ पर इनके 4 लोग इन्हीं के बैठेंगे, इन्हीं के मतलब जो ब्रिटेन सरकार है इन्हीं के बैठेंगे, जिससे कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर निगरानी रखेंगे। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। आगे देखते हैं, इसी अधिनियम के द्वारा ये एक नया नियम दिया गया कि एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी। और इसीलिए अगले वर्ष यानी कि 1774 में बंगाल के जो कलकत्ता शहर है वहां पर एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। राइट, अब याद रखिएगा, आज का जो सुप्रीम कोर्ट आपको दिखता है, क्या ये वही है जो 1774 में स्थापित किया गया था? तो इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं। ठीक है, वो आपको आगे मिलेगा आंसर इसका, ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ। फिलहाल इतना याद रखेंगे, ये वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है जो आज का सुप्रीम कोर्ट आपको दिल्ली में दिखता है। राइट, और ये भी आपने याद रखना है कि जो पहला सुप्रीम कोर्ट बना है वो 1774 में बना है कलकत्ता में, और इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे एलिजा इम्फे। मैं लिख रहा हूं एलिजा इम्फे, ELIZA
JAHIMPHEY, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए, पहले मैं बता दूं कि जिस हिसाब से आपको आज का जो सर्वोच्च न्यायालय है या उच्चतम न्यायालय है, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, जिस हिसाब से इतना शक्तिशाली दिखता है, क्या ये वैसा ही शक्तिशाली था? नहीं, ये कठपुतली था, ठीक है, वो हम आगे देखने वाले हैं, डोंट वरी, फिलहाल इतना याद रखिएगा। आगे देखते हैं। यहीं पर देखिए क्या है कि एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हुआ करता था, यानी कि अगर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की मैं बात बोलूं तो ऐसा कहना गलत होगा कि एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई, ये नहीं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी है, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। बहुत सारे जो डायरेक्टर्स थे अपनी अपनी कंपनी के, ठीक है, वो एक उन्होंने यूनियन बनाई हुई थी, तो उन्हीं ने एक कंपनी की स्थापना करी थी जिसे हम ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। उन्हीं के प्रयास से कहीं ना कहीं जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको चार्टर मिलता है, यानी कि एक एकल अधिकार मिलता है कि वो पूर्व की तरफ बिजनेस कर सकता है, ठीक है। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को हम कहेंगे ये जनक है ईस्ट इंडिया कंपनी के, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अब इसी अधिनियम के तहत क्या है, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, जो असल में जो मैनेजमेंट है, जो प्रबंधन है ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसको कहीं ना कहीं जवाबदेही बना दिया है। यानी कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, अब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत अब वो अपने, चाहे वो राजस्व के मामले हैं, चाहे दीवानी मामले हैं, चाहे कोई भी मिलिट्री से संबंधित मामले हैं भारत के, तो उनकी रिपोर्टिंग वो किसको देगा? ब्रिटेन की सरकार। यानी कि अब सब जो भी सूचनाएं हैं भारत से संबंधित वो किसको दी जाएंगी? ब्रिटेन की सरकार को, ठीक है। ये बात किसमें कहेगी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब आप समझ रहे होंगे किस तरह से काबू में किया जा रहा है, ठीक है। इसमें अन्य बातें भी हैं, फिलहाल हम आप सीधे आएंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784। एक और पिट्स, ये देखिए, ये जो एक्ट है, एक व्यक्ति थे जिनको पिट्स द यंगर कहा जाता था, मतलब इनके पिता भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रह चुके थे और ये खुद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे, तो इसीलिए इनको कहते थे पिट्स द यंगर। तो इन्हीं के नाम पे ही पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ठीक है। इसके तहत क्या हुआ, इसमें काफी चीजें हुई हैं, परंतु जो मुख्य है वो है कि एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो पहले से ही है, मैं कह रहा हूं ईस्ट इंडिया कंपनी इन्हीं ने स्थापित किया, परंतु पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से एक नया संगठन या संस्थान बनाया गया जिसका नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो अब हमें क्या दिख रहा है, 1784 में इस अधिनियम द्वारा हमें दो संस्थान दिख रहे हैं, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो इस तरह से ये दो संस्थान का अस्तित्व में आ चुके हैं। अब ये अपने अपने स्तर पे काम करेंगे। कैसे? जो भी कॉमर्शियल मैटर होगा, यानी कि जो भी वाणिज्यिक मुद्दे होंगे वो देखेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और जो भी राजनीतिक मुद्दे होंगे वो देखेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो एक तरह का हम कहेंगे कि डबल गवर्नमेंट शुरू हो चुका है, एक तरह का डबल गवर्नमेंट शुरू हो चुका है, ठीक है। ये बात आपने देखनी है, जिसे हम द्वैध शासन कहते हैं हिंदी में। अब हम देखेंगे चार्टर अधिनियम 1793। देखिए, चार्टर अधिनियम की एक तरह की शुरुआत होती है, जैसे आप कहोगे कि अभी मैंने कहा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी 1600 में, वो एक चार्टर के द्वारा बनी थी। देखिए, चार्टर मतलब होता है एक ऑर्डर, जो कि एक किंग या क्वीन से आता है, यानी कि उस देश के जो मुखिया हैं, यानी कि जो ब्रिटेन है उसके जो मुखिया हैं, उसको हम किंग या क्वीन कहते हैं, या उसको क्राउन से हम दर्शाते हैं। तो उनके द्वारा जब कोई एक औपचारिक जो चिट्ठी है एक तरह की, वो दी जाती है, दस्तावेज जो है वो दिए जाते हैं, उसको चार्टर कहा जाता है। परंतु यहाँ पर मैंने बोला चार्टर अधिनियम, यानी कि यहाँ पर ये जो चार्टर अधिनियम है, यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं कि ये एक संसद द्वारा पारित किए गए हैं, ठीक है। और इसमें जो कुछ इच्छाएं हैं वो वहाँ के जो राजा या राजकुमारी हैं उनकी इच्छा भी है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम रखा गया चार्टर एक्ट। चार्टर के साथ क्या जोड़ दिया गया? अधिनियम। और अधिनियम को हम अच्छी तरह जानते हैं कि यानी कि संसद के द्वारा पारित किया गया कोई विधेयक, ठीक है। तो इस तरह से हमें चार्टर अधिनियम जो है वो मिलेगा, 1793 से शुरू होता है और हर 20 वर्ष में हमें ये दिखता है, ठीक है। ये तय किया गया था कि हर 20 वर्ष में बनाया जाएगा, इसीलिए पहला 1793 आता है, फिर 1813 आता है, फिर 1833 आता है, फिर 1853 आता है, फिर 1873 आने वाला था, परंतु वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि बीच में 1857 का कहीं ना कहीं एक जो आगाज होता है वो समझ में आ रहा था, तो इसीलिए वो 1853 में ऐसी कोई बात नहीं की गई कि 20 वर्ष बाद एक नया चार्टर लाया जाएगा। अर्थात जितने भी चार्टर आप देखेंगे 1793, तो इसमें एक पॉइंट जरूर दिया जाता था कि 20 वर्ष बाद अगला चार्टर दिया जाएगा। जब 1853 वाला चार्टर बनाया गया, 1853 वाला, तो उसमें कहीं पर भी ये बात नहीं लिखी गई थी कि 20 वर्ष बाद एक नया चार्टर आएगा। कारण क्या था? क्योंकि कहीं ना कहीं ये पता चल रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी सही रूप से, यानी कि कहीं ना कहीं भारतीयों का अत्यधिक शोषण कर रही है, ठीक है।
और वैश्विक स्तर पे जो बदनामी हो रही थी वो कंपनी की बदनामी नहीं होती, वो देश की बदनामी होती है। इसलिए देश अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए कहीं ना कहीं ये चार्टर अधिनियम वाला जो श्रृंखला चल रही थी उसको रोक रहा था, राइट। सही, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे चार्टर अधिनियम 1793 से क्या होता है कि जो ट्रेड मोनोपोली है कंपनी की उसको 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। ट्रेड मोनोपोली मतलब जैसे कि मैंने बताया था कि इनके अलावा कोई भी ब्रिटेन से अन्य कंपनी भारत में व्यापार करने नहीं आएगी। तो इसी बात को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, ठीक है। इसी बात को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है, ठीक है। यहां पर देखिए, इट लेड डाउन द मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड देयर स्टाफ वेयर हैंड्स टू बी। अब जो नया एक संस्थान बनाया गया था जिसको हम बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते हैं, उसके जितना भी उसका स्टाफ होगा, उसका जो वेतन होगा वो कहां से लिया जाएगा, वो भारत के राजस्व से लिया जाएगा। तो भारत की स्थिति देखिए, भारत वैसे ही गरीब है, ऊपर से अब भारत के ऊपर एक और खर्चा आ गया किसका, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, ठीक है। तो ये बात आप देखिएगा, जो भी भारत का राजस्व वसूला जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, उसी में इनका खर्चा भी जोड़ा जाएगा, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। आगे देखेंगे, अब चार्टर अधिनियम 1813 देखते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखिएगा क्योंकि हल्के आपको समझ में आएगा। क्योंकि भारत में लोग पढ़े लिखे बनने लगे, इसीलिए आज़ादी की मांग करने लगे, इसीलिए समझने लगे कि लोकतंत्र क्या होता है, अधिकार क्या होते हैं। तो शुरुआत उसकी कहाँ से होती है, यहीं से आपको दिखेगी। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि पहली बार ये तय किया गया जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं उनको भारत में आने की अनुमति दी जाएगी कानूनी रूप से। यानी कि अगर कोई क्रिश्चियन मिशनरी भारत आती है तो उसको रोका नहीं जाएगा, क्योंकि कानूनी रूप से अब इनको मान्यता दे दी गई है। अब इसके पीछे जो प्रयोजन था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो ये था, ईस्ट इंडिया कंपनी का भी नहीं बोलूंगा, जो ब्रिटिश सरकार है उसका ये था कि ऐसा था कि भारत में हो क्या रहा था कि जो धर्म है वो कहीं ना कहीं बहुत सी जो शासन प्रशासन की जो कार्य थे उसमें बाधा डाल रहा था, ठीक है। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि उस समय भारत में जो भारतीय रहते थे, ये धारणा थी अगर हम समुद्र को पार करेंगे तो हम अछूत हो जाएंगे, इस तरह की धारणा थी। इसीलिए जो भारतीय थे वो समुद्र पार करने से डरते थे, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसको काफी नुकसान हो रहा था, क्योंकि उनके लोग चाहिए थे। जैसे भारतीय लोग ऐसे थे जो काफी परिश्रमी थे और कम पैसों में ज्यादा काम करते थे। तो जो ब्रिटेन था उनकी कॉलोनीज भारत ही नहीं था, काफी था, ठीक है। काफी देश उनके लगभग 70% जो देश थे भारत के, माफ कीजिएगा, विश्व के, वो कहीं ना कहीं एक समय ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करता था। तो इसीलिए वो एक जगह से दूसरे जगह अपने जो कॉलोनी है, उनके जो लोग हैं उनको ले जाते थे। परंतु भारतीयों की ये कट्टरता के कारण, ये जो उनकी मान्यताएं थी, इसकी वजह से उनको नुकसान हो रहा था। तो वो चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं एक क्रिश्चियन मिशनरी आए जो इनको बताए कि असल में ये जो बातें हैं इनकी, ये उसके पीछे कोई भी तर्क नहीं है, ठीक है। क्योंकि भारत में ज्यादा धार्मिक बातें सिखाई जाती थी, तकनीकी बातें नहीं सिखाई जाती थी। जो शिक्षा का आधार था भारत में वो धार्मिक था, ना कि तकनीक पे आधारित था, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर आप एक और देखेंगे कि वेस्टर्न एजुकेशन को भी लाया गया इसी चार्टर अधिनियम 1813 से, जिससे कि जो धार्मिक बातें सिखाई जा रही हैं भारत में उसको कम हो और कहीं ना कहीं जो तकनीकी भाषाएं हैं, तकनीकी जो ज्ञान है वो दिया जाए, तकनीकी ज्ञान दिया जाए, राइट। ये बात आपने याद रखनी है। आगे देखेंगे चार्टर अधिनियम 1833। अब इसमें क्या है, देखिए, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से बनाए गए थे, अब उनको और शक्तिशाली बना दिया गया है। अब उनको चार्टर अधिनियम 1833 से उनको बना दिया जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। और पहले जो बनेंगे वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये बात आपने याद रखनी है। अब देखिए फर्क क्या था, एक बने थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वॉरेन हेस्टिंग पहले थे, और एक बने हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, विलियम बेंटिक, ये पहले, ठीक है। फर्क ये है कि जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए गए थे तो जो बाकी के दो प्रेसिडेंसी हैं, जो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी हैं, उसके जो गवर्नर है उनकी जो विधायिका शक्ति थी वो पूरी तरह से नहीं छीनी गई थी, कुछ शक्तियां अभी भी उनके पास थी। परंतु ये जो चार्टर अधिनियम 1833 है, इसके द्वारा ये देखा गया कि जो मद्रास के जो गवर्नर हैं और जो बॉम्बे के गवर्नर हैं, उनकी पूरी की पूरी जो विधायिका शक्ति है वो छीन ली गई है। अब सारी शक्ति कहाँ चली गई है, कहाँ समाहित हो गई है, वो हो गई है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास। तो जो केंद्रीकरण की शुरुआत हो रही थी शक्तियों का, केंद्रीकरण मतलब एक पॉइंट पे लाना, जिसकी शुरुआत 1773 से हो रही थी, उसका जो क्लाइमेक्स है, उसका जो अंत है, हमें कहाँ दिखता है, चार्टर अधिनियम 1833 में, ठीक है। और इस समय ये भी समझ में आता है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है वो काफी शक्तिशाली बन चुका है, ठीक है। पूरे भारत के लिए कानून अब यही लाया है, ठीक है। तो ये बात आपने रखनी है। और यहाँ पर देखिए 1833 में जो अधिनियम था 1833 का, उसमें एक नियम दिया गया था कि जो ओपन कॉम्पिटिशन किया जाए, यानी कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जो आप लोग बहुत जल्द बनने वाले हैं,
1833 से पहले क्या होता था कि जो सिविल सर्वेंट है उसको ओपन नहीं रखा गया था। सिविल सर्विसेज का जो पेपर होता था, ओपन से मेरा यहाँ तात्पर्य है कि वहाँ पर भारतीयों को इजाज़त नहीं थी ये पेपर देने की। परंतु 1833 में ये प्रावधान दिया गया इस अधिनियम में कि ये जो कंपटीशन है, ये जो एग्जाम है, इसको ओपन किया जाए, यानी कि भारतीयों को भी इसमें भागीदारी दी जाए। परंतु हुआ क्या, इस अधिनियम के बाद ये जो हमारे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, इन्होंने इसमें काफ़ी प्रतिरोध जताया, जिस कारण अंत में ये जो ओपन कंपटीशन वाली बात थी ये कभी लागू नहीं हुई। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। परंतु ये याद रखेंगे शुरुआत इसकी 1833 में हुई, परंतु वो कभी लागू नहीं हो पाया। ठीक है, अब देखेंगे चार्टर अधिनियम 1853। ठीक है, इसमें ध्यान दीजिएगा, पहली बार जो हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन चुके हैं 1833 से, उनके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल पहली बार आई। ठीक है, देखिए इससे पहले क्या था, ध्यान से देखिएगा, इससे पहले जो जितने भी आपको दिख रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए गए, उनको एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल दी गई थी, एक कार्यपालिका परिषद दी गई थी, जिसमें 4 सदस्य थे। ठीक है, जो कार्यपालिका परिषद थी और जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, यही सारे विधायिका के काम और कार्यपालिका के काम करते थे। ठीक है, किसी भी तरह से हमें यह दिखता था कि जो तंत्र चलता था ब्रिटिशर्स द्वारा, वो किसी भी तरह से लोकतांत्रिक तंत्र नहीं था, उसमें कोई भी लोकतंत्र नहीं दिखता था। लोकतंत्र से मेरा तात्पर्य है जहां पर विधायिका ज्यादा शक्तिशाली होती है कार्यपालिका से, क्योंकि विधायिका जो है वो, उसमें जो लोग होते हैं, उसमें जो जितने भी सदस्य होते हैं विधायिका के, वो प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि वो किसी ना किसी का रिप्रेजेंटेशन होते हैं। राइट, तो क्या दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कार्यपालिका जो है वही सारे विधायिका के काम भी कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं किसी भी तरह से लोकतंत्र नहीं है। परंतु 1853 वाला जो अधिनियम है, इसके तहत ये देखा गया कि पहली बार जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, उसकी जो कार्यपालिका परिषद थी, उसमें एक और परिषद को जोड़ा गया है, जो है विधायिका परिषद। और विधायिका परिषद जोड़ने का ये मतलब था कि अब कहीं ना कहीं कुछ भारतीयों को, यानी कि कुछ हद तक भारतीयों को इसमें शामिल किया जाएगा, चाहे बहुत सीमित शक्ति दी गई, परंतु खास बात यह है कि भारतीयों को शामिल तो किया गया। तो इसकी शुरुआत होती है चार्टर अधिनियम 1853 से। ठीक है, और यहां से जुड़ता है आपका एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं इसे। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अब देखिए, जो 1833 में जो ओपन कंपटीशन वाली बात थी, जिसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की वजह से स्थगित कर दिया गया था, अब कहीं ना कहीं 1853 द्वारा इसको लागू कर दिया गया है। ये बात आपने याद रखनी है। 1853 जो चार्टर अधिनियम है, इसके द्वारा ओपन कंपटीशन लागू कर दिया गया है, यानी कि भारतीयों को अब कहीं ना कहीं इजाजत मिल जाएगी। इसीलिए एक वर्ष बाद 1854 में एक समिति गठित की गई है कि किस तरह से क्या होगा वगैरह वगैरह देखना है। तो इस समिति के जो अध्यक्ष बने हैं वो लॉर्ड मैकॉले बने हैं। ठीक है, और लॉर्ड मैकॉले वही हैं जो पहले हमारे जो लॉ कमीशन है उसके भी अध्यक्ष बने हैं, लॉर्ड मैकॉले। और एक बात और, लॉर्ड मैकॉले वही हैं जिन्होंने जो हमारा आईपीसी 1860 है, 1860 वाला है आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, उसकी भी ड्राफ्टिंग लॉर्ड मैकॉले ने करी है। ये बात आपने याद रखनी है। ये देखिए, तो ये कमेटी गठित की जाती है किस तरह से जो ओपन कंपटीशन है, जिसमें किस तरह की क्या योग्यता होगी, क्या उम्र होगी, इस तरह से जो भी बातें हैं वो रखी जाएगी। तो ये समिति बनाई गई थी 1854 में, और इसकी अध्यक्षता किसने करी है, लॉर्ड मैकॉले। ठीक है, तो यहां तक आपका समाप्त हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कंपनी रूल। अब हम देखेंगे क्राउन रूल। ठीक है, क्राउन रूल की जो शुरुआत है वो 1858 से 1947 है। ठीक है, तो आप जानते हैं बीच में एक विद्रोह हो जाता है, जिसे हम 1857 की क्रांति कहते हैं, और ब्रिटिश रिकॉर्ड के हिसाब से वो लोग इसको विद्रोह कहते हैं। तो भारतीय होने के नाते हम इसे क्रांति कहेंगे। ठीक है, क्रांति का मतलब होता है अपने हक के लिए लड़ना, और विद्रोह का मतलब होता है कि एक सभ्य समाज में कुछ अराजकता फैलाना। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने क्रांति बोलना चाहिए। राइट, तो यहाँ पर देखिए, एक जिस हिसाब से क्रांति होती है उस हिसाब से फिर कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश सरकार है वो कहती है भारतीयों के जो दिग्गज नेता हुआ करते थे उस समय कि देखिए इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। ब्रिटिश सरकार कह रही है कि हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये इन्होंने हमें ही परेशान किया है, हम इनसे खुद परेशान है। आपसे हम क्या करेंगे कि अब हम सारा कंट्रोल हम लेंगे। ठीक है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो इसीलिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को पारित करते हैं, और उसमें देखिए कुछ नियम हमें दिखते हैं। सबसे पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उसको, उस पद को बदल दिया जाएगा। याद रखिएगा, मैंने क्या बोला, पद, मैंने आदमी नहीं बोला, पद बोला। इस पद को बदल दिया जाएगा और एक नया पद बना दिया जाएगा जिसे हम कहते हैं वाइसरॉय। और जो लॉर्ड कैनिंग है, लॉर्ड कैनिंग जो है वो पहले वाइसरॉय बनेंगे। अब याद रखेंगे, यही थे, ये तो भारत में 1859 में भी दिखाई दे रहे हैं, 1859 में, तब ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, माफ कीजिएगा
मतलब ये 1858 से पहले भारत में आ चुके हैं। और तब ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, अगर मैं 1857 की बात करूं तो लॉर्ड कैनिंग क्या है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और इन्हीं को बना दिया है क्या, पहला वाइसरॉय। लॉर्ड कैनिंग बने हैं पहले वाइसरॉय। तो इसलिए मैंने अभी आपको क्या बोला था कि पद नया आया है परंतु आदमी वही था। ठीक है, तो ये एक तरह की गुगली दी गई भारतीयों को, उनसे कहा कि जो भी दिक्कत है ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंतर्गत हुई है, तो अब हम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को हटाते हैं, अब एक नया पद लाते हैं वाइसरॉय। परंतु समस्या क्या है, आदमी वही है। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि पहला वाइसरॉय कौन था भारत का, तो आप कहेंगे लॉर्ड कैनिंग। वहीं पर आप ये भी कह सकते हैं कि भारत का जो आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, वो था लॉर्ड कैनिंग, राइट। तो ये बात आपने याद रखनी है। इसी के साथ एक नया पद जोड़ा गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, और इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को 15 सदस्यीय परिषद भी दी गई। और ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है ये डायरेक्ट कैबिनेट का आदमी होता था। कैबिनेट, मुझे उम्मीद है आप समझते होंगे, जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जिनका काफी वर्चस्व होता है। जैसे वर्तमान में आपकी जो निर्मला सीतारमण है, अमित शाह जी हैं, जिनके पास अपना एक पोर्टफोलियो होता है, अपना एक पूरा ऑफिस होता है, उसको हम कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं। तो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करता था उसको, वो कैबिनेट लेवल का आदमी होता था, और ये ज्यादातर लंदन में बैठता था, और जो वाइसरॉय होता था वो भारत में बैठता था, और ये मिलके ही काम करते थे, राइट। इसलिए हमें आगे चल के क्या दिखेगा, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म दिखेगा। मॉर्ले मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, मिंटो मतलब वाइसरॉय। उसके और आगे हमें दिखता है मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड, मोंटेग्यू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और चैम्सफोर्ड वाइसरॉय, राइट। आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कुछ इंडियन काउंसिल की शुरुआत होती है। इसके बाद इंडियन काउंसिल, अब देखिए नाम क्या दिया जा रहा है, भारतीय परिषद। नाम भी भारतीयों का दिया जा रहा है, तो भारतीय खुश हो जाते थे, चलो हमारा नाम तो आ रहा है। तो इंडियन काउंसिल की जो ये श्रृंखला है ये 3 है, आपने याद रखनी है। सबसे पहला वाला 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, फिर 1892, फिर आपका 1909, ठीक है, जिसको हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, तो इंडियन काउंसिल एक्ट की 3 श्रृंखला है, आपने याद रखना है। आइए पहली श्रृंखला को देखते हैं। इसमें देखेंगे सबसे पहले इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत हमें क्या दिखता है, जो एक विधान परिषद बनाई गई है चार्टर अधिनियम 1853 से, अगर आपको याद हो मैंने बताई थी, एक नई विधानसभा परिषद बनाई गई है। उसमें पहली बार किसी भारतीय की एंट्री हो रही है। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे पहली बार कुछ भारतीयों को जोड़ा जाता है। सबसे पहले राजाओं बनारस और महाराजाओं पटियाला और सर दिनकर राव। अब इसमें फर्क क्या है, देखिए ध्यान से। राजाओं बनारस का यहां पर यह मतलब था, जो भी राजा बनेगा बनारस का वो अपने आप इस परिषद का सदस्य बन जाएगा, जो भी राजा बनेगा। ठीक है, वही बात महाराजाओं पटियाला के लिए भी थी, यानी कि पटियाला का जो भी महाराजा बनेगा वो अपने आप क्या हो जाएगा, जो ये विधायिका परिषद है उसका सदस्य हो जाएगा। परंतु यहां पर यह है, जो एक आदमी होने के नाते, और आदमी भी नहीं बोलूंगा, भारतीय होने के नाते ये विधायिका परिषद का भाग बनते हैं, सर दिनकर राव। ठीक है, अब देखिए यहां पर से एक चीज तो हमें दिखती है कि भारतीयों की शुरुआत हो गई है कानून बनाने की, जो संस्था है, यानी कि जो विधायिका परिषद है उसका हिस्सा बन रहे हैं, यानी कि कानून बनाने में भागीदारी हो रही है, भारतीयों की शुरुआत हो गई है। परंतु यहाँ पर ये भी देखने वाली बात है, ये तीनों जो मैंने आपको नाम लिए हैं ये एक तरह के राजा रजवाड़े हैं, और आप अच्छी तरह जानते हैं राजा रजवाड़े हमेशा किसके पक्ष में थे, ब्रिटिशर्स के। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, इनको चुना था। ठीक है, चलिए कोई नहीं, पर इंपॉर्टेंट क्या है कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से एक शुरुआत हो गई है, कि भारतीयों की शुरुआत हो चुकी है। तो आपसे कभी पूछा जाएगा पहला भारतीय कौन था जिसने विधायिका परिषद में भाग लिया था, यानी कि जिसको मनोनीत किया गया, तो वो हैं आपके सर दिनकर राव। ठीक है, और इसने कहीं ना कहीं आपको दिखेगा 3 नई जो प्रांतीय स्तर की विधान परिषद भी खोली गई। देखिए उस समय क्या होता था, जैसे आज भी आपको दिखता है केंद्र होता है, राज्य होता है, तो उस समय भी ऐसा था कि जो भारत विभाजित था, एक तो डायरेक्ट ब्रिटिश के कंट्रोल में आता था, उसको हम ब्रिटिश इंडिया कहते थे, और एक राजा रजवाड़े, जहां पर जो ब्रिटिशर्स थे वो अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं पूरा का पूरा नियंत्रण रखते थे। ठीक है, तो प्रत्यक्ष रूप से अपने गवर्नरों द्वारा और अप्रत्यक्ष रूप से राजा रजवाड़ों के द्वारा वो क्या रखते थे, नियंत्रण। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, वो हल्के हल्के क्या कर रहे हैं कि अब प्रांतों को भी बना रहे हैं। ठीक है, जिसे हम डिवीजन ऑफ पावर कहते हैं। ठीक है, शक्ति का वितरण, क्योंकि शासन प्रशासन में शक्ति का वितरण करना बहुत जरूरी है, राइट, ये बात आपने याद रखनी है। तो यहाँ से हमें दिखता है कि नए प्रांत बनेंगे 3, यानी कि नए प्रांतों में भी अब विधायिका परिषद दी जाएगी। ठीक है, विधायिका परिषद केंद्र में दी गई है चार्टर अधिनियम 1853 से, अब प्रांतों में भी देना शुरू हो जाएगा। तो 3 प्रांत हैं आपके, बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जिसे आप आज एक सीमा के नाम से जानते हैं, किस किस के मध्य, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य। ठीक है, तो ये वाला एरिया है, और पंजाब, तो इनमें बन जाती है विधायिका परिषद। ठीक है, बंगाल में बनती है 1862 में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में बनती है 1886 में, और पंजाब में बनती है 1897 में। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है
प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, राइट। किस अधिनियम के द्वारा बना है? पहला इंडियन काउंसिल एक्ट जो 1861 में पारित हुआ था, ठीक है। इसी में इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर आप देखिए लॉर्ड कैनिंग जो है, अगर मैं 1859 की बात करूं तो यहाँ पर ये लॉर्ड कैनिंग क्या था ना, पोर्टफोलियो जो सिस्टम है, यानी कि पोर्टफोलियो जो तंत्र है, पोर्टफोलियो मतलब कि एक ऑफिस को किसी के सुपुत्र कर देना, यानी कि जिम्मेदार बना देना। कैसे? उसे वर्तमान से देखिए, आज आपको पता है जो हमारे वित्त मंत्री हैं वो निर्मला सीतारमण जी हैं, तो वो जो वित्त का जो पोर्टफोलियो है वो पूरा किसका है? निर्मला सीतारमण जी का। वैसे ही हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनके पास गृह मंत्रालय है, तो इसी को हम पोर्टफोलियो कहते हैं, ठीक है। यानी कि वित्त से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो वहां पर कौन जवाबदेही देगा? वहां पर देंगे निर्मला सीतारमण जी, और वही गृह मंत्रालय से कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो वहां पर जवाब देंगे अमित शाह जी, ठीक। तो इस तरह से इसको पोर्टफोलियो कहते हैं। तो इसकी शुरुआत भारत में लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में ही कर दी थी। 1859 में इसकी शुरुआत हो चुकी थी कैनन द्वारा, परंतु ये एक ऑर्डर द्वारा किया गया था, क्योंकि मैंने बताया ना, जब आप सभी लोग जब आगे चल के बड़े अच्छे पद में आ जाएंगे, एसडीएम बन जाएंगे, तो आपके पास एक ऑर्डर देने का पावर होगा। ऑर्डर भी एक तरह का कानून होता है, ठीक है, परंतु वो इतना मजबूत नहीं होता जितना एक विधायिका या संसद पारित करती है, ठीक है। तो ये ऑर्डर द्वारा आया था, परंतु इससे कहीं ना कहीं ये जो अधिनियम है, इस अधिनियम के द्वारा इसे एक कहीं ना कहीं और मजबूती मिल गई, यानी कि ब्रिटेन की जो सरकार है उसके अधिनियम द्वारा इसको 1861 में मान्यता दी गई। किसको? पोर्टफोलियो को, ठीक है। और यहीं पर हम देखेंगे अभी ऑर्डिनेंस को आप जानते ही होंगे। आज के समय में ये अध्यादेश जो है आपके भारत में दो ही लोग जारी कर सकते हैं, एक है आपके राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत, और राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत। वर्तमान की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो अध्यादेश है एक तरह का ये कानून की तरह ही काम करता है। हालांकि इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, हम बिल्कुल निश्चिंत रहे, परंतु ये बात याद रखेंगे, जो अध्यादेश जो है इसको लाया गया है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा, और इसका जो अधिकतम कार्यकाल था उस समय वो था 6 माह का, ठीक है। ये बात याद रखनी है। तो इंडियन काउंसिल एक्ट से दो बातें आपने अच्छी तरह याद रखनी है। एक है आपके पोर्टफोलियो को मान्यता दी गई, असल में पोर्टफोलियो तो 1859 में ही आ गया था लॉर्ड कैनिंग द्वारा, परंतु इसको मान्यता दी गई। और दूसरा अध्यादेश लाया गया, ठीक है, जिसकी अधिकतम मान्यता कितनी थी? 6 माह की। अब दूसरा इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 देख लेते हैं। यहां पर हम देखेंगे जो हमारी विधायिका परिषद है, केंद्र की जो विधायिका परिषद है, उसकी कहीं ना कहीं शक्ति बढ़ाई गई है। हल्के हल्के हम देखेंगे कि शक्ति बढ़ाई जा रही है। पहले तो इनको नाम मात्र शक्ति दी थी, बहुत सीमित शक्ति, परंतु हल्के हल्के बढ़ रही है। अब जो दूसरे इंडियन काउंसिल है उसमें हमें दिखता है कि जो बजट जैसे प्रस्तुत किया जा रहा था, तो इससे पहले तो बजट प्रस्तुत होता था तो जो विधायिका परिषद थी जिसमें कुछ भारतीय थे, उनको कोई भी आज्ञा नहीं थी, वो कुछ भी प्रश्न नहीं पूछ पाते थे। परंतु अब यहाँ से हम देखेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 यानी कि दूसरे इंडियन काउंसिल से हम देखेंगे कि अब जो विधायिका है, यानी कि जो विधायिका परिषद है केंद्र की, उनके जो सदस्य हैं उनको अब शक्ति दी गई है कि वो बजट में प्रश्न पूछ सकते हैं। परंतु यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछने से मेरा तात्पर्य है कि एक विषय में ये एक ही प्रश्न पूछ सकते थे, एक विषय में ये एक से ज्यादा प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। तो एक विषय में एक प्रश्न। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आप देखते होंगे वर्तमान में बजट में हमेशा विवाद होता है, और लोकतंत्र की एक खूबसूरती है, वो विवाद का स्वागत करता है, परंतु विवाद तर्कपूर्ण होना चाहिए। क्या कहा मैंने? विवाद तर्कपूर्ण होना चाहिए। तो यहां से है, अगर एक मुद्दे पे एक ही प्रश्न पूछा जाएगा तो विवाद तो हो ही नहीं सकता, और ये लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर हम तीसरा देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट जो तीसरा है 1909, जिसको मोर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने बताई दिया, मोर्ले हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और मिंटो हैं आपके वाइसरॉय, जो कहीं ना कहीं मिलकर कुछ सुझाव देते हैं। उस आधार पे एक अधिनियम पारित होता है जिसको हम कहते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। तो यहां पर हम देखेंगे कहीं ना कहीं जो संख्या है, चाहे वो केंद्र की विधान परिषद हो, चाहे वो प्रांतों की विधान परिषद हो, उनकी जो संख्या है, जो लोग थे, यानी कि भारतीयों को जो जोड़ा जा रहा था, उनकी संख्या बढ़ रही थी। अब प्रांतों में तो हम बात नहीं करेंगे क्योंकि अलग अलग प्रांत थे और अलग अलग संख्याएं थी, तो वो आपसे कोई पूछेगा भी नहीं, परंतु केंद्र तो एक ही था, इसलिए केंद्र का हमें पता होना चाहिए। तो अभी तक जो केंद्र की संख्या थी वो 16 पहुंच चुकी थी। अब इस अधिनियम के द्वारा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के द्वारा, ये संख्या 16 से 60 कर दी गई। कितनी कर दी गई? 16 से 60। तो अच्छी बात है, मतलब भारतीयों को और ज्यादा भागीदारी दी जा रही है। और यहीं से देखिए, जो शुरुआत इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 से हुई थी, जिसमें एक मुद्दे पे एक ही प्रश्न पूछा जाएगा, अब ये सीमा भी खत्म कर दी गई है। मतलब एक मुद्दे पे आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, मतलब क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यानी कि यहां से हम सीखे, अगर हम एक ही मुद्दे पे कुछ ज्यादा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, तो वहां से इसका साधारण सा एक अर्थ निकलता है कि अब विवाद किया जा सकता है।
यानी कि कैसा विवाद, तर्कपूर्ण विवाद किया जा सकता है, जो वर्तमान में भी हमें दिखता है। तो वर्तमान में ये तर्कपूर्ण विवाद जो होता है उसकी शुरुआत क्या है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, सिंपल। और यहाँ पर हम देखेंगे कि वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, अभी मैंने आपको बताया था, जिसमें मैंने कहा था जिसमें राजाओं बनारस, महाराजाओं पटियाला और सर दिनकर राव वो पहले भारतीय थे जिनको जोड़ा गया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 पहला वाला, परंतु जोड़ा गया था विधायिका परिषद में, कार्यपालिका परिषद में नहीं जोड़ा गया था किसी को। और असली शक्ति तो कार्यपालिका परिषद के पास ही रहती थी, असली मुद्दे जो होते थे। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, 1909 में पहले भारतीय हैं जिनको अब कार्यपालिका में भी जोड़ दिया गया है, वो है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो क्या समझे आप, पहले इंडियन काउंसिल एक्ट से आपको क्या दिखता है कि सर दिनकर राव को विधायिका परिषद में जोड़ दिया गया है, और तीसरे इंडियन काउंसिल एक्ट से आपको क्या दिख रहा है, जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा है उनको कहाँ जोड़ दिया है, कार्यपालिका परिषद। तो ये बात याद रखना, एग्जाम में वो पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है पहला भारतीय जो विधायिका परिषद में जुड़ा है तो सर दिनकर राव, और अगर कार्यपालिका परिषद पूछ रहा है तो उसका आंसर होगा आपका सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और ये जो अब इसके बाद जो दूसरा जो अधिनियम हमें मिलता है वो मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, और इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ये है मॉन्टेग्यू, ये है चेम्सफोर्ड, ये दोनों मिलकर, मॉन्टेग्यू है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और चेम्सफोर्ड है आपके वाइसरॉय, ये दोनों मिलकर सुझाव देते हैं और उस आधार पर एक अधिनियम पारित होता है जिसे हम कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक तरह की डायरची को लाया जाता है। ठीक है, डायरची, डायरची मतलब क्या होता था, डायरची में क्या होता था, प्रांतीय स्तर पे एक तरह की स्वतंत्रता दे दी जा रही है विधायिका परिषद को, प्रांतीय स्तर पे, केंद्र की बात नहीं कर रहा हूं मैं, प्रांतीय स्तर पे। ठीक है, असल में क्या था कि यहाँ पर हमें दिखता है कि जो प्रांत के जो विषय हैं उनको विभाजित कर दिया गया है, फिर से बोल रहा हूँ, प्रांत के जो विषय हैं उनको विभाजित कर दिया गया है रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड में। एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, प्रांत के विषयों को विभाजित कर दिया रिजर्व्ड और दूसरे हैं ट्रांसफर्ड में। ठीक है, रिजर्व्ड में कौन कानून बनाएगा, जो प्रांतों के गवर्नर हैं और उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कि कार्यपालिका परिषद, और ट्रांसफर्ड में कौन कानून बनाएगा, जो गवर्नर साहब हैं और उनकी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधायिका परिषद है, और ये विधायिका परिषद में भारतीय होते थे। ठीक है, परंतु समस्या ये थी कि जो ट्रांसफर सब्जेक्ट थे इसमें ऐसे मुद्दे दिए थे जो इतने महत्वपूर्ण नहीं होते थे, जैसे लोकल लेवल पे पानी देखना, स्वच्छता देखना, इस तरह से। ठीक है, और इसमें एक और समस्या क्या थी कि इसमें चाहे जो गवर्नर के लिए ये कहा गया था कि जो भी लेजिस्लेचर कहेंगे गवर्नर को वही करना है, यानी कि गवर्नर अपने हिसाब से नहीं चलेगा, जो भारतीय हैं यहाँ पर बहुमत में उनके हिसाब से चलेगा। तो एक तरह की तो स्वतंत्रता थी, परंतु समस्या ये थी अगर ये कोई विधेयक लाते हैं और उसको अगर कानून बनाना है तो उसमें अंत में जो हस्ताक्षर होंगे वाइसरॉय के होंगे। तो ये कैसी स्वतंत्रता भाई, है ना, कैसी स्वतंत्रता, अंत में तो साइन वाइसरॉय के हैं और वाइसरॉय करता ही नहीं था। अगर कोई भी ऐसा उसको मुद्दा दिख रहा है, ऐसा कोई ये लोग कानून बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं भारतीयों को ज़्यादा सक्षम बना रहा है, तो ये कानून पारित ही नहीं होने देते थे, राइट। तो इसीलिए डायरची लाई गई थी, परंतु ये डायरची कहीं ना कहीं क्या हुई, फेल हुई। ठीक है, और यहीं पर आप देखोगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1919 वाला, ये केंद्र में बाइकैमरिज्म लाया था। बाइकैमरिज्म मतलब जिसको हम द्विसदन कहते हैं, जैसे कि वर्तमान में हमें दिखता है जो हमारी संसद है उसमें आपको 2 सदन दिखते हैं, लोकसभा राज्यसभा, इसीलिए ये इस तरह का जो प्रावधान है बाइकैमरिज्म वो केंद्र में लाया। ठीक है, तो प्रांत में लाया डायरची और केंद्र में लाया बाइकैमरिज्म। ठीक है, और इसने एक नया हमारा ऑफिस बनाया है हाई कमिश्नरी का, कहाँ, लंदन में, भारतीयों के लिए। जैसे दूतावास होता है ना, जिसको आप जानते हैं आप, तो इसकी दूतावास की जो शुरुआत हो गई है वो शुरुआत हो गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 से। तो जो लंदन में जो भारत का जो दूतावास बना है उसके लिए संबंधित नियम इसमें दिए गए थे। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। और ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 है वो एक सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन स्थापित करता है 1926 में। ठीक है, देखिए अभी तक क्या था, अभी मैंने आपको बताया था कि 1853 से ये तय हो गया था कि ओपन कॉम्पिटिशन किया जाएगा, यानी कि भारतीयों को भागीदारी का हिस्सा दिया जाएगा। परंतु समस्या क्या है, अब भारतीय को जाना पड़ता था लंदन पेपर देने, क्योंकि आयोग तो वहीं था। तो ये समस्या को देखते हुए इतने वर्षों बाद ये तय हुआ कि चलो भारत में भी अब क्या बनाया जाएगा, एक लोक सेवा आयोग। इसीलिए जो केंद्र लोक सेवा आयोग है उसकी स्थापना होती है 1926 को, क्योंकि ये नियम कहाँ दिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। तो लगभग 7 वर्षों के बाद ये आयोग जो है गठित किया जा रहा है। तो इसमें फायदा क्या है, जो भारतीय हैं अब वो भारत में रह के ही क्या करेंगे, अपना पेपर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे जो बजट होता है, जैसे वर्तमान में आपको दिखता है केंद्र अपना बजट लाता है और राज्य अपने बजट लाते हैं। केंद्र का बजट पूरे भारत के राज्य क्षेत्र के लिए होता है और राज्यों का बजट उन्हीं के राज्य के लिए होता है। तो ये जो आपको दिखता है ये डिवीजन, ये शुरुआत करता है यहीं से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, आगे देखेंगे एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में एक प्रावधान आता है कि 10 वर्ष बाद एक आयोग गठित किया जाएगा
जो ये चेक करेगा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 है उसके दिए गए नियम जो हैं उस कैसे काम कर रहे हैं, भारत का विकास हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक है, हालांकि हमें दिखता है कि ये गठित तो होना चाहिए था 10 वर्ष बाद, मतलब 1929 में, परंतु ये 2 वर्ष पहले ही गठित हो जाता है 1927 में, जिसको हम साइमन कमीशन कहते हैं। ठीक है, ये देखिए गठित ये 2 वर्ष पहले ही हो जाता है। तो इसके पीछे एक राजनीतिक पहलू है, उसको हम कभी और बात करेंगे। 2 वर्ष पहले गठित होने का कारण था कंजर्वेटिव पार्टी डर गई थी कि जो उसके विपक्ष में लेबर पार्टी थी वो पिक्चर में ना आ जाए। ठीक है, मैं ब्रिटेन की बात कर रहा हूँ। आगे देखेंगे फिर हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिखता है जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी, अपने इल्म में ही बहुत बड़ा। ठीक है, और इसकी खूबसूरती है, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पारित हुआ था, जब भारत और पाकिस्तान को आज़ादी मिली थी, तो उसमें एक प्रावधान था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 है वो दोनों ही डोमिनियन राज्यों के लिए, दोनों ही मतलब हिंदुस्तान और पाकिस्तान। ठीक है, अब ये भी याद रखिएगा, हिंदुस्तान कहीं पर भी संवैधानिक शब्द नहीं है, संविधान में भारत या इंडिया कहा गया है, तो भारत या पाकिस्तान दोनों के लिए इसने एक संविधान का रूप लिया जब तक उनका अपना संविधान नहीं बना। किस अधिनियम ने? इसने। तो ये इसने एक प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन का काम भी किया है दोनों देशों के लिए। ठीक है, इसने कहीं ना कहीं, अब देखिए इसने क्या किया, जो काउंसिल ऑफ इंडिया थी, काउंसिल ऑफ इंडिया कौन थी? काउंसिल ऑफ इंडिया वो थी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाए गए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1858 से। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो नया पद बनाया गया था वाइसरॉय के साथ, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए 15 सदस्यों की परिषद दी गई थी कि उनकी मदद करेगा। तो उस 15 सदस्यीय की जो परिषद थी उसको खत्म करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। लाया कौन था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858। ये बात आपने याद रखनी है। और ये कहीं ना कहीं जो फ्रेंचाइजी है उसको 10% बढ़ा देता है। फ्रेंचाइजी से यहाँ मतलब है जैसे वोट देने का अधिकार, यानी कि भारत की जो भी जनसंख्या थी अब उसकी कम से कम 10% जनसंख्या वोट कर सकती थी, इसलिए लोकतंत्र बढ़ रहा है। आजकल हम फ्रेंचाइजी को क्या कहते हैं? एडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी कि एडल्ट मतलब 18 या 18 साल से बड़ा जो भी व्यक्ति है, चाहे अमीर है, गरीब है, गोरा है, काला है, जो भी है, स्त्री है, पुरुष है, वो वोट दे सकता है। परंतु उस समय सिर्फ 10% कर दिया गया, इससे पहले तो और कम था। और 10% भी मतलब उसमें नियम थे कि कौन किस, उसकी हैसियत क्या होगी, क्वालिफिकेशन क्या होगी, इस तरह से, राइट। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की बात करता है कि भैया एक ऐसा संस्थान स्थापित किया जाएगा जो कहीं ना कहीं जो करेंसी होती है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करेगा, जो कि आपको दिखता है आरबीआई करता है ना। और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की गई कि एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाएगा। ठीक है, और साथ में प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, जो आजकल आप प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन को आप कहते हैं, जो हमारे स्टेट लेवल के जो पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, जैसे कि राजस्थान आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उसकी जो गण है, जो आपको दिखता है आज, जो आपको दिखता है कि केंद्र का अपना अलग है, यूपीएससी अलग है, राजस्थान का अपना अलग है, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 प्रावधान देता है कि इसको अलग अलग करो। ठीक है, तो इसीलिए देखिए जो आज हम हैं, हमें इतिहास में इसका आंसर मिलता है, राइट। तो यहाँ पर आप देखिए ये कुछ हमारी जो लक्ष्मीकांत का डेटा है, जो हमारी कैबिनेट बनी थी, टेम्परेरी गवर्नमेंट बनी थी, उसका ये डेटा है। तो देखिए इस तरह से हमें अपना एक ऐतिहासिक पहलू है वो हमने देखा और हमें पता चलता आज जो है क्यों है, राइट। तो आइए मेन मुद्दे पे आते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा जो राजस्थान के लिए क्रैश कोर्स है, क्रैश कोर्स उनके लिए बेसिकली होता है जिनकी ऑलरेडी तैयारी हो चुकी है, जो रिवीजन करना चाहते हैं फटाफट। तो उनके लिए ऑप्शन हमारे पास है मात्र 2999 में, जिसमें आपका पूरा जो सिलेबस है वो आपका कवर किया जाएगा। आगे देखते हैं, टेस्ट सीरीज भी हमारे पास है आपके लिए, ये आप देख पा रहे होंगे मात्र 1999। ठीक है, टेस्ट सीरीज से आपको ये फायदा होता है क्योंकि पर्सनली से आपको ये टेस्ट सीरीज जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि आप पेपर निकालते हैं या नहीं, इंपॉर्टेंट होता है आप मेरिट में कहाँ स्टैंड करते हैं। जब तक तुलना नहीं होगी तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, राइट। और यहाँ पर आप देखिए जो बंडल कोर्स है हमारे पास, इसमें मतलब आपको क्रैश कोर्स भी दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी, स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा, सब कुछ दिया जाएगा, राइट। तो ये आपको मात्र पड़ेगा 3999 का। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी, मात्र 3999। और यहीं पर ही खत्म नहीं होता है। अगर जो बंडल कोर्स है जो 3999 का है, अगर आप पहले 50 में परचेस कर लेते हैं, ऑलरेडी काफी लोगों ने परचेस कर लिया है, तो आपने देर नहीं करनी है। अगर आप परचेस कर लेते हैं तो ये इसमें आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा, मतलब यह मात्र आपको 1999 का पड़ेगा, जिसमें आपको पूरा क्रैश कोर्स भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी और पूरे लेक्चर्स दिए जाएंगे आपको। ठीक है, और ये आप देख पा रहे होंगे ये महक स्वामी मैम है। ठीक है, इन्होंने यहाँ से कोचिंग ली थी, फिर उन्होंने HCS के द्वारा SDM बनी। और देखिए SDM जब आप बन जाते हैं तो इतना तो समय होता नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा समय दे पाए, कोचिंग आए, परंतु इन्होंने क्या किया, अपनी टेस्ट सीरीज यहीं से लेना शुरू किया और आज इन्होंने यूपीएससी के माध्यम से IPS को क्रैक किया और IPS में नियुक्त हो चुकी हैं। तो ये देखिए ये फायदा होता है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस तरह से, देखिए हमारी जो 5 क्वेश्चन अ डे की सीरीज चल रही है, आप देख रहे होंगे। और यहाँ पर ये हमारा प्ले स्टोर में जाके आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि मोबाइल तो आजकल मुझे लगता है हर किसी के पास होता है, राइट। तो मुझे उम्मीद है यहीं से जो भी डेटा है आपका, जो भी मैं आपको समझाना चाह रहा था, आपको समझ में आया होगा। और ये जो पैकेज है आप समझ पा रहे होंगे, बहुत जेन्युइन रखा गया है। तो यहीं से मैं अपना लेक्चर एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद।